हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेट। इसका कोड है 31422। सेट 2 है साइंस का। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन अकर्स बिटवीन द रिएक्टेंट इज नोन एज। तो हमें पता है बेटा कौन सी रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होते हैं किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करती है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है a zygote is formed by the fusion of male gamete and female gamete. The number of chromosome in a zygote of a human is। तो हमारे को पता है कि जो पेयर्स होते हैं, टोटल पेयर्स कितने होते हैं? 44। और दो जो एक पेयर होता है वो किसका होता है? यानी 22 का पेयर होता है। और उसके अलावा एक क्या होते हैं? एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो 44 प्लस 2 कितने हो गए? 46। तो एक जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। 44 क्रोमोसोम तो हैं और दो क्रोमोसोम कौन से होंगे? सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो टोटल आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन थर्ड है हमारा द पार्ट ऑफ सीड्स विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो हमें पता है कौन सा पार्ट होता है सीड का ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो वो क्या होता है? वो क्या होता है बेटा? होता है कोटिलेडन। क्या होता है? कोटिलेडन। तो ऑप्शन ए नेक्स्ट द प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कौन से प्लांटों को रेज किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए शुगर केन, रोज एंड ग्रेप। इनको क्या कर सकते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रेज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अ प्लांट ग्रो inhibits hormones which cause wilting of leaves is called। तो wilting of leaves कौन करता है? wilting of leaves कौन करता है? तो wilting of leaves करता है एब्सिसिक एसिड ABA। तो जो ग्रोथ हैबिटर हॉर्मोन्स है वो क्या है? वो ABA है। एब्सिसिक एसिड है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ABA। और ये wilting of leaves में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखो क्या करना है? ब्लू से रेड लिटमस करना है, यानी बेस से एसिड। जब रेड से ब्लू होता है तो क्या होता है? बेस। और जब क्या हो? ब्लू से रेड करना है तो यानी एसिड की बात कर रहा है। तो सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखो यहाँ HNO3 और NaOH। क्या है यहाँ पे? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर क्या है? H2SO4 और KOH। वापस से सेम कंडीशन है, पर यहाँ पर देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH क्या है? वीक बेस है। तो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब होगा तभी क्या बनेगा? लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो, यानी ब्लू से रेड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों होगा पता लग गया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, मगर यहाँ पे ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे आयन रिलीज नहीं हो रहे। क्लियर है? तो ऑप्शन डी ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? ब्लू लिटमस से रेड बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? फर्स्ट वाले का ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी। सेकंड वाले में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, ऑप्शन सी। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? कॉटिलेडन। ठीक है, ऑप्शन ए। फोर्थ वाले का क्या होगा? शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। आप आंसर मैच कर लें कि किसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ऑप्शन ए। फिफ्थ वाले का आंसर होगा ABA एब्सिसिक एसिड, जो क्या करता है? इनहिबिटर हार्मोन्स है। क्वेश्चन 6 इसका आंसर होगा HCl प्लस NHOOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना? क्वेश्चन 7 देखो क्या है। क्वेश्चन 7 है बेटा, क्वेश्चन 7 है फोर सॉल्यूशन नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड इन अ फोर सेपरेट बीकर and connected one by one in an electric circuit with the bulb. The solution in which the bulb glow when the current pass। तो जो बल्ब ग्लो होगा किसमें आसानी से ग्लो होगा? वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में।
क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, आयन का एक्सचेंज हो रहा होगा और किसी में नहीं होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। देखो फ्री स्टेट पर तो गोल्ड और प्लेटिनम भी मिलता है, पर ये कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलता, क्योंकि रिएक्टिविटी तो जो अगर हम देखें गोल्ड भी क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना, तो जल्दी से ये भी रिएक्ट नहीं होता, यानी इसमें कोरोजन नहीं होता। फ्री स्टेट में तो ये मिलेंगे मगर ये कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में कौन सी मेटल मिलती है, तो कॉपर और सिल्वर। ये आपको फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में मिलती हैं। दोनों स्टेट में आप देख सकते हैं किसको, कॉपर और सिल्वर को। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोला है सिंगल और डबल बॉन्ड बताने हैं किसमें, मॉलिक्यूल के बेंजीन, जो बेंजीन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। तो देखो बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है ना, सी कितने होंगे कार्बन के, वो कितने होंगे 6 होंगे, जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? और इसमें कार्बन एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे सिंगल सिंगल बॉन्ड में मिलेगा, यानी टोटल कार्बन के कितने 6, हाइड्रोजन के भी 6, जिसमें 3 जगहों पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 जगहों पे कार्बन 6 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कार्बन के डबल बॉन्ड कितने बने 3, कार्बन के सिंगल बॉन्ड कितने बने 3, और कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कितने बने 6। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड 3, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड 3, कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड 3। तो टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हो गए 9, 6 + 3 कितना होता है 9, और टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए 3। क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, पहले सिंगल बॉन्ड और बाद में डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड टोटल 9 और डबल बॉन्ड टोटल 3, तो इसका आंसर होगा 9 और 3। अगर आप 3 और 9 लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले सिंगल पूछा है और बाद में क्या पूछा है बेटा, डबल पूछा है। क्लियर है? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये देख ले, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, बुक में है, उसके आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 है, इन अ ह्यूमन बीइंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट, फर्स्ट द प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड फैट आर रिस्पेक्टिवली, फाइनली कहाँ कन्वर्ट होंगे, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये कन्वर्ट होंगे फर्स्ट अमीनो एसिड, देन ग्लूकोज, देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये इसका बनेगा क्या, अमीनो एसिड, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये इसका सही सीक्वेंस है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया बच्चे, नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में बोला है सम वेस्टेज आर गिवन बिलो। तो वेस्टेज कौन सा, देखो गार्डन भी आपके ह्यूमस में काम आ सकता है। उसके अलावा अगर बॉल पॉइंट पेन रिफिल की बात करें तो ये आपके काम नहीं आएगा, तो ये वेस्ट हो सकता है। एम्प्टी मेडिसिन बॉटल मेड अप ऑफ ग्लास, ये भी आपके लिए वेस्ट हो सकते हैं। पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये आपके काम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप इसे ह्यूमस बना सकते हैं और चिड़िया वगैरह को दे सकते हैं। ओल्ड कॉटन शर्ट भी आपके काम आ सकती है। तो इसमें वेस्ट क्या है, वेस्ट है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन बी, क्योंकि सेकंड और थर्ड यही दोनों क्या है, वेस्ट है। फटाफट क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में there are rectangular loop of ABCD carrying a current I in a situated near the straight conductor XY such that the conductor is parallel to the side of AB of the loop and is in the plane of the loop. It is if a steady current I is established in the conductor as shown the conductor of XY। देखो बच्चे इसमें एक XY दिया है, करंट देखो, करंट का जो एरो है वो अपवर्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर करंट हमारा ऊपर को जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और दूसरे वाले में भी देखो ABCD में भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो दोनों में ही जो करंट फ्लो कर रहा है एरो के अकॉर्डिंगली वो क्लॉकवाइज कर रहा है। तो क्वेश्चन से सीधे हम बोलेंगे व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हमें ये बात तो पता ही है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा तो उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। और हम इसके करंट को कैसे हम चेक करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से हमने चेक करा। तो हमने क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया व्हेन द करंट इन द टू पैरेलल कंडक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन,
क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं। देखो नीचे से ऊपर जा रहा है एरो तो क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे एबीसीडी में तो क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो दोनों में क्या है, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर हमारे को रेक्टेंगल जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है इसकी कंपैरिजन में, एक्स वाई के कंपैरिजन में, इसलिए क्या होगा, रेक्टेंगल अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। इफ द गिवन सिनेरियो द करंट ऑफ द रेक्टेंगुलर एबीसीडी एंड द स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, therefore the magnetic field created by the loop will attract the conductor of xy towards it, causing it to move toward the side AB to the loop। क्योंकि हमें पता है जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में होगी, वो एबीसीडी रेक्टेंगल में होगी एज कंपेयर टू एक्स वाई। क्लियर है। तो और दोनों का करंट सेम जगह पे क्या हो रहा है बेटा, सेम जगह पे, यानी दोनों ही क्लॉकवाइज फ्लो करा रहे हैं, तो यानी दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट क्या कौन करेगा, एक्स वाई अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स ए बी सी डी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसका ऑप्शन बनेगा बेटा, देखो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूव टुवर्ड द साइड ऑफ ए बी ऑफ द लूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में बोला है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है 13 नंबर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का और वाटर का। तो ग्लास का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बेटा, 3.2। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 4.3। तो हमारे को पता है क्या होगा, वैक्यूम इन रिस्पेक्ट टू ग्लास, और यहाँ पे वैक्यूम इन रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रख दिया, वैक्यूम अपॉन ग्लास इक्वल टू 3.2 दे रखा है, और यहाँ पे वैक्यूम वाटर क्या दे रखा है, 4/3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में, जो हमें वैल्यूज गिवन है, कौन सी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट और ग्लास दी हुई है ना। तो हम रख देंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई ग्लास, और यहाँ पे जो गिवन है हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे किसको, तो हमारे पे निकल के आ जाएगी, ठीक है, वैक्यूम की। तो फिर क्या करेंगे, वैक्यूम को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब हम पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, निकल के आएगी 9/4 इंटू 10⁸ ठीक है, जो वाटर पे होगी। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁸, यानी ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम डिवाइड बाई ग्लास रखेंगे, और यहाँ पे वैक्यूम डिवाइड बाई वाटर रखेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यही होता है ना, आपको पता ही है। वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 14। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू द देन हैविंग अ वेरी डस्ट पार्टिकल द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन। तो हमारे को पता है जो बीम होती है व्हाइट लाइट की, जब पास करती है तो वेरी, और वहां पे क्या होता है, डस्ट होता है, तो क्या होता है, द कलर लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती है किस रीजन में, तो ब्लू रीजन में करती है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहां वेरी फाइन पार्टिकल होंगे, कहाँ पे, जहां भी वेरी फाइन पार्टिकल होंगे, लिखा है ना, बीम ऑफ द व्हाइट लाइट पास थ्रू द रीजन हैविंग अ वेरी फाइन डस्ट, यहाँ पे वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल होंगे तो वहां पे स्कैटर करेगा। तो कौन से रीजन में स्कैटर करेगा, ब्लू रीजन में। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बेटा, 15 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है, देखो गौर से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है एक सर्किट डायग्राम बनाने का, बना हुआ है, ठीक है ना, और पूछा है आपको इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली कि क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे को जो दिया 15, इसमें सर्किट डायग्राम दिया है, और बोला है कि आपको कॉम्बिनेशन से निकालना है, रेसिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 ओम होनी चाहिए। तो देखो दो तरीके हैं, पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पहले में कैसे लगा हुआ है क्वेश्चन, पैरेलल में लगा हुआ है। अब पैरेलल में जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, 1/r इक्वल टू होता है, या 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे करते हैं, पता है ना हमें, आपको ये वाला तरीका पता है ना। और ये तरीका यहाँ पे थोड़ा लंबा होगा, कर इससे भी सकते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, दोनों में क्या है, रेसिस्टेंस जो है दोनों की सेम है, और उसके अलावा दोनों ही किसमें है, दोनों ही पैरेलल है। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाता है R पैरेलल इक्वल टू R/N, यानी जितनी जो रेसिस्टेंस है और जितने उसके नंबर है। तो यहाँ पे देखो R भी कितनी है, 2 है, रेसिस्टेंस 2 है, और उसके नंबर कितने हैं, 2 है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में देखो इसमें भी वो लगा R पैरेलल टू R/N, R इसमें क्या है, 3 है, और टोटल रेसिस्टेंस के नंबर कितने हैं, वो भी 3 है। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे,
ठीक है। तो थर्ड में देखो, थर्ड में दिया है 2 ओम 4 ओम सीरीज और 3 ओम 3 ओम सीरीज। तो पहले तो सीरीज को ऐड करेंगे, जब हम 2 ओम और 4 ओम करेंगे तो हमारा 6 ओम आ जाएगा रेसिस्टेंस। जब हम 3 ओम करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा सीरीज में 6 ओम 6 ओम। अब इनको हम पैरेलल करेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, और जब एलसीएम लेंगे नीचे 6 ऊपर 2/6, तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और r क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रेसिप्रोकल करके 3। तो यहाँ पे तो 1 निकालना है, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हम सेम ट्रिक लगा सकते हैं, 0.5 ऊपर है 0.5 नीचे है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो r है वो 0.5 है, और टोटल नंबर कितने हैं, 2 पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 1 4, और लाना क्या है 4। तो यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों से ही क्या आता है 1 ओम आता है। तो ऑप्शन सी 15 का करेक्ट होगा। समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम करंट 5 पास कर रही है 5 एम्पियर, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकंड। तो यानी जो हीट है उस प्रेस से कितनी जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा 20 ओम दे रखी है, करंट कितना देर का है 5 एम्पियर देर का। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम कितना देर का 30 सेकंड। तो हीट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, हीट का फॉर्मूला कौन सा था आई स्क्वायर आर टी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर टी, वैल्यू पुट कर देंगे। आई कितना है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20, और टाइम कितना है 30 सेकंड। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 20 500, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा दी। तो आप इसकी क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 50,000 जूल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ठीक है क्लियर हो गया बेटा आपको आंसर, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 15,000 जूल। ठीक है, हीट का फॉर्मूला लगा देंगे आई स्क्वायर आर टी, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा असर्शन रीजन। ठीक है ना बेटा। तो देखो जरा असर्शन रीजन जो है हमारे इनमें क्या है, पहला पूछा हुआ है, पहला असर्शन आपसे क्या पूछा हुआ है, इसमें जो पूछा है बेटा वो आपसे पूछा है, पहला असर्शन है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और रीजन दिया है फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो इसका असर्शन आपका करेक्ट है कि ऑक्सीजन तो जितनी भी एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ होती है उनके लिए जरूरी है, और फ्री ऑक्सीजन एटम जो है कंबाइन होते हैं तो क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाती है जिससे ओजोन बनती है। यानी O2 में O को जोड़ेंगे तो क्या हो जाती है ओजोन बन जाती है ना, ऑक्सीजन क्या है O2, और उसमें O को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा O3 बन जाएगा। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन बी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट। ठीक है असर्शन करेक्ट है। और क्लोजिंग द स्टोमेटा हेल्प टू कंजर्व वाटर एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट फ्रॉम द लीव्स, ये भी करेक्ट है। तो इसका पर एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हो रही तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी कौन सा क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में 19 में बेटा आपको क्या दिया हुआ है, पहले 18 देखेंगे। 18 तो हमारा हो गया है, 18 का ऑप्शन क्या था, 18 का ऑप्शन था बी। पता लग गया ना 18 का ऑप्शन क्या था, 18 का ऑप्शन था बी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। ठीक है एक्सप्लेनेशन इसकी जो है तुम्हारा सेशन में। ठीक है नेक्स्ट है रोस्टिंग कन्वर्ट द सल्फाइड और डायरेक्टली इनटू द मेटल। तो ये आप क्लियर हो रहा था, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है सी। to question 20 magnetic field line never intersect each other, ये आपका करेक्ट है। if they intersect then at the point of the intersection the compass needle would point towards the टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका रीजन भी सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है आपको। ठीक है तो आपका 18 का ऑप्शन बी है, 19 का ऑप्शन सी है, 20 का ऑप्शन ए है। आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है और बाकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको आगे के क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट मिलेंगे। होप आपका पेपर अच्छा गया हुआ होगा।